हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। अगर आप लोगों को लगता है कि कश्मीरी पंडितों पर हमले सिर्फ 1990 तक होते थे, अब नहीं होते, तो हो सकता है शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपका ओपिनियन बदल जाए। इनफैक्ट बात सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, बल्कि उन मुस्लिम भाइयों की भी है जो कि कश्मीर में रिफॉर्म्स चाहते हैं, भारत का अंग बनना चाहते हैं, जो कि लॉयर्स है, पुलिस में है, टीचर्स है, जिन पे पाकिस्तानी स्पॉन्सर टेररिस्ट अटैक करवाते हैं। या फिर शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन सोने का ढोंग करने वाले को नहीं। इस वीडियो में काफी कंट्रोवर्शियल बातें होने वाली है, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उन सोर्सेज को पढ़िए और अपना ओपिनियन खुद बनाइए। अब जिन्हें थोड़ा इतिहास पता होगा उन्हें पता होगा कि एक पाकिस्तानी जनरल जिया उल हक ने 1971 की हार के बाद ये पहचान लिया था कि भाई भारत को एक डायरेक्ट वॉर में हराना तो नामुमकिन है, तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलकर एक स्ट्रैटेजी अपनाई, और वो स्ट्रैटेजी ये थी कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। अभी कुछ दिन पहले रियासी में हुआ अटैक भी इसी स्ट्रैटेजी का एक नतीजा है। एक बस माता वैष्णो देवी जा रही थी जिसपे आतंकवादियों ने गोलियां चला दी। इस अटैक में 9 लोगों की जान गई और इस अटैक में एक छोटे बच्चे की भी जान गई। आई विटनेसेस का ये भी कहना है कि बस के खाई में गिरने के बाद भी आतंकी रुके नहीं और गोलियां बरसाते रहे, और फिर यात्रियों को मरने का ढोंग करना पड़ा और उसके बाद ही आतंकी रुके। और ये अटैक ठीक उसी दिन हुआ जिस दिन हमारी सरकार शपथ ले रही थी, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि एक क्लियर मैसेज है। यह अटैक टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने करवाया था, और इस टीआरएफ को सपोर्ट भी कौन करता है? ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, मतलब कि एकदम नहीं, स्लोली, धीरे धीरे भारत को डिस्ट्रॉय करो। पाकिस्तान के पूर्व पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो ने यूनाइटेड नेशन काउंसिल सिक्योरिटी के सामने 1965 में ये कहा था कि वो भारत के खिलाफ 1000 साल की जंग ऐलान कर रहे हैं। यूएनएससी में ऐसा स्पीच, यूएनएससी यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया भर में पीस मेकर बनी घूमती है, और इनकी ये 1000 साल वाली वॉर पूरी होगी भी तो कैसे? इसी ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स वाली स्ट्रेटेजी से। अब चाहे फिर वो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करना हो या फिर कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ाना। ये स्ट्रेटेजी काम कैसे करती है? पाकिस्तान के 7 स्टेप्स है जिनसे वो डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली भारत पर अटैक करना चाहते हैं। पहला स्टेप है कश्मीर में सेपरेटिस्ट फोर्सेस को फाइनेंस करना। दूसरा स्टेप है आतंकियों को ट्रेन करना। तीसरा स्टेप है इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान में हेट स्पीच फैलाना। चौथा स्टेप है भारत में ड्रग सप्लाई करना। पांचवा स्टेप है भारत में फेक करेंसी का एक जाल बिछाना। छठा स्टेप है नेपाल और अन्य देशों के थ्रू भारत में आतंकियों को बेचकर स्लीपर सेल्स बनाना। और आखिरी स्टेप है भारत में वेपन्स बेचकर इन्हीं स्लीपर सेल्स के थ्रू वॉर करवाना। एक वॉर सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पे ही नहीं होती, वॉर अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि प्रोक्सी वॉर जो कि इंसर्जेंट ग्रुप्स लड़ते हैं, वॉर थ्रू टेररिज्म, साइकोलॉजिकल वॉर जो कि मिस इन्फॉर्मेशन के साथ लड़ी जाती है, इकोनॉमिक वॉर जिसमें देश की इकोनॉमी पर डायरेक्ट हमला होता है, और डिप्लोमेटिक वॉर जिसमें देश को ग्लोबली आइसोलेट करने की कोशिश की जाती है ताकि कोई और देश हमारी हेल्प के लिए आगे आए ही ना। लेकिन अभी डिप्लोमेटिक वॉर फ्रंट पर पाकिस्तान फेल होता हुआ नजर आ रहा है, एटलीस्ट राइट नाउ। लेकिन ऐसे कई मामलों में पाकिस्तान सक्सेसफुल होता हुआ भी नजर आया है। इसका एक एग्जांपल है टीआरएफ। पिछले साल भारत सरकार ने टीआरएफ को एक टेरर आउटफिट घोषित किया था, और ये लश्करी तैयबा का एक ब्रांच है। पाकिस्तान टेरर फंड करता है, इस वजह से पाकिस्तान 2018 से 2022 के बीच में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में था। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद यह ग्रुप टीआरएफ एक्टिव हो गया। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस चाहती है कि इंटरनेशनली यह ग्रुप एज ए रेजिस्टेंस दिखे, ऐसा लगे कि कश्मीर के इंडिजीनियस लोग इस ग्रुप को चला रहे हैं। वो रेबल फोर्सेस कश्मीर के फ्रीडम के लिए लड़ रही है, जो कि बिल्कुल सच नहीं है, जो कि आप इस रिपोर्ट में ही पढ़ सकते हो। अब चलिए, आप लोग मुझ पर विश्वास मत करो, लेकिन देखते हैं कि 2020 में एग्जैक्टली किन किन अटैक्स में ये ग्रुप इन्वॉल्व था, और एग्जैक्टली किन किन लोगों पर इन अटैक्स का इम्पैक्ट पड़ा है। लिस्ट थोड़ी लंबी है, लेकिन आप इसको प्लीज स्किप मत करें। 2020 से शुरुआत करते हैं। 5 अप्रैल नॉर्थ कश्मीर में 5 सोल्जर्स मिलिटेंट्स घुसपैठियों के हाथों मारे गए। 18 अप्रैल इन्हीं के अटैक्स में 3 सीआरपीएफ जवान मारे गए, जिनमें से 2 इंजर्ड भी हुए। 3 मई
टीआरएफ मिलिटेंट्स ने होस्टेजेस को पकड़कर रखा था। उन्हें छुड़ाते हुए 5 सोल्जर्स मारे गए। 21 मई जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों पर ओपन फायरिंग हुई, जिसमें से एक पुलिसमैन ने अपनी जान गंवाई। 8 जून एक कश्मीरी पंडित सरपंच को अनंतनाग में गोलियों से मारा गया। 9 जून को हाई सिक्योरिटी के बावजूद भी शेख वसीम बारी, बासिर अहमद और उमर बारी को उन्हीं के घर के सामने गोलियों से मारा गया। इन आतंकियों ने तो एक्टिविस्ट लॉयर्स को भी नहीं छोड़ा। 25 सितंबर को श्रीनगर में बाबर कादरी के घर पर ही उन्हें मारा गया और इस बार टेररिस्ट क्लाइंट्स बनकर उनके घर पहुंचे। 6 अक्टूबर को कश्मीर के गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट में एक पॉलिटिशियंस के पीएसओ को मारा गया। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी के 3 वर्कर्स को मारा गया। 8 नवंबर को 2 आर्मी और एक बीएसएफ सोल्जर के जवान ने एलओसी के पास कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में पेट्रोलिंग के समय मिलिटेंट से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई। 23 दिसंबर को इन्होंने सीआरपीएफ पर ग्रेनेड्स फेंक दिए और साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को तो इन्होंने सतपाल निश्चय नाम के एक कश्मीरी हिंदू को मारा। चलिए अब बात करते हैं 2021 की। 19 फरवरी को श्रीनगर में 2 पुलिसमैन मारे गए। 29 मार्च को शमशुद्दीन पीर और रियाज अहमद उनके सिक्योरिटी गार्ड शफकत अहमद के साथ मारे गए। 22 जून को तो इन्होंने एक सीआईडी इंस्पेक्टर को भी नहीं छोड़ा। 27 जून को पुलिसमैन और उनकी वाइफ के साथ उनकी बेटी को इन्होंने मार दिया। 7 अगस्त को भी एक पुलिस ऑफिसर मारे गए। 5 अक्टूबर को कश्मीरी पंडित फार्मेसी ओनर को श्रीनगर में मारा गया और ठीक 2 दिन बाद 7 अक्टूबर को एक हिंदू और एक सिख टीचर को मारा गया और ठीक उसके 2 दिन बाद 9 अक्टूबर को 2 पुलिसमैन को ही मारा गया। पिछले साल 2023 में अनंतनाग इनकाउंटर का शायद आपको पता होगा। ये एक वेल प्लान्ड एम्बुश था जिसमें 2 सोल्जर्स और एक पुलिस ऑफिसर मारे गए, लेकिन ये एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में बड़ी क्वांटिटी में वॉर लाइक स्टोर जब्त किए गए। मतलब अटैक की तैयारी पहले से ही चल रही थी, प्लस इनके अड्डे पर पाकिस्तानी मार्क्ड दवाइयां भी मिली। और अब ये 2024 का ये रियासी अटैक। वेल, ये पूरी लिस्ट सुनते समय आप लोगों को बोर तो नहीं हुआ ना? क्योंकि मैंने यही कोशिश की है कि पिछले 3-4 साल में जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं वो 1 बाय 1 कवर करे जाए। और ये सारे इंसिडेंट्स वो है जिसके लिए टीआरएफ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। और ये अटैक सिर्फ हिंदुओं पर नहीं बल्कि सिखों और मुसलमानों पर भी हुए हैं। और ये सारी बातें अल जजीरा, इंडिया टुडे और द वायर जैसे पब्लिकेशंस ने भी कवर की है। और ये सारी डिटेल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सच हम लोगों की आंखों के सामने है, लेकिन फिर भी हम लोग इन सब चीजों को देख के अनदेखा कर रहे हैं। अगर टीआरएफ सिर्फ एक रेजिस्टेंस होता तो उन्हें अपने ही कश्मीरी भाइयों को नहीं मारना चाहिए था, राइट? लेकिन उन लोगों ने सब पर गोलियां चलाई, दहशत फैलाई। उन लोगों ने एक्टिविस्ट लॉयर को नहीं छोड़ा, म्यूनिसिपल लीडर्स को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि पुलिस वालों को नहीं छोड़ा और तो और बिजनेसमैन को भी नहीं छोड़ा, जिससे देश की कभी प्रगति हो ही ना पाए, कोई भी अपने पैरों पर कभी खड़ा ही ना हो पाए, कोई भी कभी लीडर ना बन पाए, अपने मुद्दे डेमोक्रेटिकली सामने रख ही ना पाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को रीइंस्टेट कर दो। इस समय जरूरी है कि कश्मीर में अच्छे लोग खड़े हो चुनाव के लिए, लेकिन अब यहाँ पे एक बात ये भी है कि अगर अब लीडर्स ही सेफ नहीं होंगे तो आम जनता की आवाज कैसे बनेंगे? और इसे ही कहते हैं ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। लोगों को खुद में इतना डिवाइड कर दो कि भाई वो लड़ते ही रह जाए और पाकिस्तानी आर्मी दूर बैठ के तमाशा देखती रहे। ये वीडियो मेरा एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट है एजुकेशन का, सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का। और सच में आप लोग मुझ पर विश्वास मत करो, लेकिन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे सोर्सेज मिल जाएंगे। आप उन सोर्सेज को खुद देखिए और पढ़िए और अपना ओपिनियन खुद बनाइए। और हो सकता है ये वीडियो सिर्फ इंडियंस नहीं पाकिस्तानी लोग भी देखें, तो आप लोगों को ही पता होना चाहिए कि जब भी कोई अमन की आशा की बात करता है तो ये अटेम्प्ट्स आपको फेल ही नजर आएंगे, जब तक क्रॉस ऑर्डर टेररिज्म रुकता नहीं। और टेररिज्म रोके बगैर अमन की आशा की बातें सिर्फ गाँवों तक ही सीमित रहेगी। रियल लाइफ में सिर्फ एक इल्यूजन ही बना रहेगा, क्योंकि रियल पीस तभी पॉसिबल है जब पाकिस्तानी टेररिस्ट हथियार डाल देते हैं और ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स वाली स्ट्रेटेजी को ऑफिशियली छोड़ देते हैं। और ये पॉसिबल जब ही होएगा जब पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से आर्मी का कंट्रोल हटेगा, जब ही पाकिस्तान में सही ढंग से डेमोक्रेसी आएगी। और इस वीडियो के एंड में मेरे भारत सरकार से कुछ सवाल है। क्यों हम ये सारी बातें इंटरनेशनल फोरम्स में नहीं रख सकते? क्यों हम ये इंटरनेशनल दबाव पाकिस्तान पर नहीं ला सकते? और क्यों ये सारी लिस्ट जो इंटरनेशनल मीडिया ने कवर भी किया है उन्हें यूनाइटेड नेशन तक नहीं पहुंचा सकते? हमारी साइड ज्यादा स्ट्रांग होने के बाद भी क्यों हम इंटरनेशनल लेवल पे संत महात्मा बने घूमते हैं? और ये आखिरी सवाल उन सेलिब्रिटीज से जो कि रफा के लिए तो आवाज उठाते हैं, लेकिन बात जब हमारे देशवासियों की आती है तो चुप हो जाते हैं। कहीं आप भी एज अ व्यूअर उनमें से कोई एक तो नहीं? अगर रफा के लिए आवाज उठाना ह्यूमैनिटी है
तो रियासी के लिए आवाज उठाना भी ह्यूमैनिटी ही है। खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो या थोड़ी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा जल्दी किसी और एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए